हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी संख्या 5 होती है। आज हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले बच्चों आपको ये अनुप्रस्थ काट समझना है कि अनुप्रस्थ काट होता क्या है। 2 काट होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। तो ये अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है उसको लॉन्गिट्यूडल, उसको हम काटे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अपरिपक्व परागकोश। अब परागकोश क्या होता है? जहां पर पराग कण का निर्माण होता है उसे बोलते हैं परागकोश। अपरिपक्व का मतलब क्या है? जो पूरी तरीके से मैच्योर ना हुआ हो, यानी कच्चा हो। ठीक है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कच्चा हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2018 में पूछा गया है। इसके पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं 2020-21 की परीक्षा में आने के। दूसरा क्वेश्चन है, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2010, 15, 17 और 18 पूछा गया है। इसके भी पूरे पूरे चांसेस है 2020-21 की परीक्षा में आने के। इसमें परिपक्व परागकोश पूछ रहा है, यानी मेच्योर, पूरी तरीके से पक चुका हो। तीसरा है बीजांड की लंब काट का जिसमें तरुण भ्रूण उपस्थित हो उसका नामांकित चित्र बनाइए। यह 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके भी चांसेस हैं। इन तीनों क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि 2020-21 की परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला आंसर, जो अपरिपक्व परागकोश है इसको हम लोग देखते हैं। ये परागकोश है, जैसे कि हमने बताया था, जो एंथर होता है, एंथर की जो पालियां होती हैं वो 4 पालियों में इस तरीके से इसकी संरचना होती है। 4 पालियों में बटा होता है। इसको जब हम ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है। इसके 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जो चारों प्रकोष्ठ यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो बिंदु दिखाई गई है ये संवहन बंडल है। संवहन बंडल, संवहन बंडल क्या होता है? जहां पर फ्लोएम और जाइलम होते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? ये जो है परागकोश है, लेकिन अभी इनके अंदर पराग कण का निर्माण नहीं हुआ है। ये है बाह्य त्वचा, ये है बाह्य त्वचा। ये क्या है? ये टैपिटम की लेयर है, यानी कि जिसे ये है टैपिटम। और ये जो है ये मध्य परत है। ठीक है। यहां पे जो सेल्स दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। ठीक है। ये बाह्य त्वचा है, ये टैपिटम की लेयर है, जिसका हमने दूसरे वाले वीडियो में बताया है कि टैपिटम का कार्य क्या होता है। जो अंदर विकसित हो रहे परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। ये मध्य परत है। और बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, जो अपरिपक्व परागकोश है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। परिपक्व परागकोश, ये जब ये कच्चा होता है इस तरह का होता है, जब ये पक जाता है पूरी तरीके से तो ये परिपक्व परागकोश है। ठीक है। परागकोश का मतलब क्या? जहां पर पराग कण का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है? पुमंग में होता है। ये जो है मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये है परागकोश, जहां पर पराग कण का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? संवहन बंडल है। इसी तरीके से आपको याद भी करना है। ठीक है। ये क्या है? ये रंध्रक है। जहां भी जैसे रंध्र होता है ना पत्तियों के नीचे, उसे रंध्र बोलते हैं। तो ये रंध्रक है। ये जो है बाहर की लेयर है, जिसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य त्वचा। ठीक है। ये क्या है? ये जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये है पराग कण। क्या है ये? पराग कण। पराग कण का निर्माण कहां हो रहा है? पराग कोश के अंदर हो रहा है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे आंसर की ओर।
बीजांड की लंब काट का जिसमें तरुण भ्रूण उपस्थित है उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो ये कहाँ पे होता है? ये फूल के जो फूल होता है पुष्पासन के ऊपर लगा होता है। ये पूरा जो है ओवरी है, ये कई सारे होते हैं ये फ्लावर में, ठीक है। और ये जो है जो स्टिग्मा होती है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। 3 पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो तीसरा पार्ट जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है ये ओवरी के अंदर होते हैं, यानी अंडाशय के अंदर होते हैं। और ये है बीजांड। क्या है ये? बीजांड है। तो बीजांड का लंब काट हमने ये इस तरह का फिगर बनाया हुआ है। इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इसमें 2 सेल्स होती हैं नीचे की, जिन्हें हम लोग सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। इनकी संख्या 2 होती है। इसके जस्ट ऊपर एक अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका होती है। इसके जस्ट ऊपर 2 न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। इसी तरीके से आपको इनके नाम भी याद करने हैं बच्चों। ध्रुवीय केंद्रक। ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल्स होती हैं जिन्हें हिंदी में प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं चलाजा। ये चलाजा होता है। ये जो इसका जो मुख होता है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसको बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है इसे हाइलम कहते हैं। इतना इसमें आपको याद रखना है। और ये जो पर्दे पाई जा रही हैं इन्हें इंटुगमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटुगमेंट्स कहा जाता है। ये एक बीजांड की लंब काट का चित्र है जो अंडाशय के अंदर, अंडाशय क्या होता है? फूल का फीमेल पार्ट, यानी कि स्त्री केसर जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो है ओव्यूल यानी कि बीजांड पाया जाता है। आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ ये कह रहा है कि जिसमें तरुण भ्रूण उपस्थित हो। तरुण का मतलब क्या होता है? तरुण का मतलब होता है एकदम नया। तरुण मतलब क्या होता है? नया। मतलब क्या? मतलब कि ये जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका जब नर युग्मक होता है, नर युग्मक जब आता है माइक्रोपाइल से एंट्री करता है तो सहायक कोशिका इसको सहायता करती है अंदर प्रवेश करने में। तो ये अंड कोशिका से संयोग करता है और संयोग करने के बाद भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। तो इसमें भ्रूण जो है बन जाता है, नया नया भ्रूण बनता है। तब जो है ये तरुण भ्रूण जिसमें उपस्थित होता है, ये है एक बीजांड की संरचना। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं। फटाफट से रिवाइज कर लो। ये अपरिपक्व परागकोश है, ये परिपक्व परागकोश है। परिपक्व परागकोश में परागकण का निर्माण हो जाता है। अपरिपक्व में लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही रहती है, इसमें परागकण का निर्माण नहीं होता है। ये किसका चित्र है? बीजांड का चित्र है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। ये 2012 और 2014 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके भी चांसेस बनते हैं पूरे पूरे। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, पहले इसकी हम परिभाषा जानेंगे। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कोश का निर्माण, मतलब कि भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, जिसमें एग सेल होता है, सिनेडिड सहायक कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल्स होती हैं। बेसिक डिफरेंस जानेंगे। लघु बीजाणु जनन होता ये जो होता है ये पुंकेसर के परागकोश में होता है। पुंकेसर के परागकोश में होता है, जबकि गुरु बीजाणु जनन जो होता है ये बीजांड के अंदर होता है। ठीक है। दूसरा जो अंतर है
इसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकण कह सकते हो या लघु बीजाणु कह सकते हो। इसमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसमें एग सेल होता है। इसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन के बाद इसमें जो 4 कोशिकाएं बनती हैं वो चारों कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं। चारों कोशिकाएं भाग लेती हैं। जबकि जो गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें केवल एक क्रियात्मक कोशिका जो होती है भाग लेती है। एक क्रियात्मक कोशिका भाग लेती है। ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या है, लघु बीजाणु जनन पुंकेसर के परागकोश में होती है, जबकि गुरु बीजाणु जनन बीजांड में होती है। दूसरा अंतर है परागकण का निर्माण होता है या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है चारों कोशिकाएं इसमें भाग लेते हैं। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें 4 कोशिकाएं जो बनती हैं, चारों कोशिकाएं भाग लेती हैं। जबकि गुरु बीजाणु जनन में केवल मेगास्पोर जो मदर सेल होता है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद 4 कोशिकाएं बनती है, इसमें 3 नष्ट हो जाती हैं, केवल एक क्रियात्मक कोशिका इसमें भाग लेती है। ठीक है। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वपरागण क्या होता है। स्व मतलब स्वयं और परागण का मतलब क्या होता है, पुंकेसर के पराग कणों का स्त्री केसर के इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे जो है परागण क्रिया बोलते हैं। तो जब एक ही पौधा है उसी में जो पुष्प लगा हुआ है, इसको समझना है आपको। एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो स्वपरागण कहलाती है। जबकि पर परागण में क्या होता है, उसी जाति का पौधा हो, उसका एक फूल, उसी जाति का दूसरा पौधा हो, यानी दूसरे पौधे में एक पुष्प का पराग कण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं पर परागण। और जो पर परागण होता है इसमें जो पुष्प होता है स्वपरागण में द्विलिंगी होते हैं, जबकि पर परागण में एक लिंगी होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो स्वपरागण में दूसरा अंतर क्या है, स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित तथा रंगीन नहीं होते, जबकि ये सुगंधित तथा रंगीन होते हैं। ठीक है। 2014 2017 में पूछा गया है 3 साल के अंतर पे, तो इस बार भी हो सकता है ये पूछा जाए। तीसरा अंतर जो है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब जैसे वायु हो गया, जल हो गया, है ना। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता, ज्यादातर पौधों में किसी माध्यम की आवश्यकता जो है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में एक ही पुष्प, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि पर परागण में उसी जात का पौधा है, उसमें जो एक फूल लगा हुआ है उसका परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे बोलते हैं पर परागण। अगला क्वेश्चन हमारा है परागण व निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण व निषेचन, इसको हमें समझना है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे आप लोगों के समझ में आसानी से आ जाए। परागण क्या होता है हम बता चुके हैं। परागण मतलब होता है
परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जबकि जो निषेचन होता है, निषेचन में क्या होता है कि एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो वो क्रिया कहलाती है निषेचन। परागण क्रिया क्या होती है? एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस क्रिया को परागण क्रिया बोलते हैं। जो परागण होता है ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण व परपरागण। परपरागण व स्वपरागण, ये भी दो प्रकार का होता है, एकल निषेचन तथा द्विनिषेचन। ये आपको याद रखना है। परागण क्रिया, इसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, तो पर परागण के लिए जो है बाह्य जो हमारे कारक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। जबकि निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो हमारा अंतर होगा वो ये होगा कि जो परागण होता है ये बीजांड के बाहर होता है, जबकि निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो परागण और निषेचन में आई होप आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश व भ्रूण पोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण पोष, ये ऐसे शब्द लगते हैं जैसे दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। इसको आपको समझना है प्यारे बच्चों। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष ये आपको समझना है। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरह की संरचना थी, ये वाली, अगर ये आपको समझ में आती है, ये संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा बताने की, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रूण कोश जो होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, और इसके अंदर जब मेल गैमीट आता है, चलिए देखते हैं। भ्रूण कोश जो होता है ये कैसा होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। जबकि भ्रूण कोश जो होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित, यानी कि ये 3n होता है और ये n होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका जो विकास होता है भ्रूण कोश का, ये गुरु बीजाणु से होता है। किससे होता है? गुरु बीजाणु से। जबकि भ्रूण पोष का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है? द्वितीयक केंद्रक से। द्वितीयक केंद्रक के, द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के संयोजन से होता है। ठीक है, इसमें जो तीसरा अंतर है, भ्रूण कोश में भोजन संचित नहीं रहता। जबकि भ्रूण पोष जो होता है, पोष का मतलब पोषण, ये इसमें जो है भोजन संचित रहता है। ये जो विकसित, ये विकासशील जो भ्रूण होता है, जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, इम्ब्रियो होता है, उसको ये भोजन यानी पोषण प्रदान करता है।
अगला अंतर है ये भ्रूण के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है, जबकि जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। यानी कि भ्रूणपोष होता है द्वितीयक केंद्रक, ये द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक नरयुग्मक के संयोजन से बनता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, जबकि ये सब क्या है, अगुणित है, जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर अगुणित है, इसीलिए भ्रूणकोश को अगुणित कहा गया है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, भ्रूण गुरु बीजाणु से होता है भ्रूणकोश का निर्माण, द्वितीयक केंद्रक तथा नरयुग्मक के संयोजन से होता है भ्रूणकोश का निर्माण। भोजन संचित नहीं रहता कहाँ पर, भ्रूणकोश में, जबकि भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है और भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, जबकि भ्रूण के विकास में भ्रूणकोश सहायक होता है। ये थे आज के 7 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल को जो हमारा वीडियो होगा वो जो 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरी में, और उनकी संख्या 15 होती है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नहीं सॉरी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा हमारे लिए वो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि शेयर जैसे जैसे आप शेयर करते रहेंगे तो अपने दोस्तों में आपका डिस्कशन होगा और आपका जो दोस्त है आपको थैंक यू बोलेगा कि मुझे इतनी अच्छी जानकारी मिली इस वीडियो के जरिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।